अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल की। डोनाल्ड ट्रंप को कहाँ लेने के देने पड़ गए और हम जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पे बैत की थी, हमारा भी हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं, हमें तो अमली तौर पर लेने के देने पड़ गए। और ये कहानी क्या पाकिस्तान के अल्लाह न करे दिवालिया करार दिए जाने तक चली जाएगी और फिर हमारी ये मैंडेट चोर हुकूमत आनन फानन यूएई को पैसे वापस करने पे तैयार कैसे। और उधर इमरान खान का जिक्र यूरोपियन पार्लिमान में, यूरोपियन कंट्रीज में और यूरोपियन अखबारात में कैसे हो रहा है कि इमरान खान जैसा बंदा यूरोप से 5 साल ज़हनी एतबार से आगे था। और फिर इस मैंडेट चोर हुकूमत ने रातों रात पेट्रोल की कीमत वापस क्यों की, उसकी वजह क्या बनी। और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस क्या वाकई पाकिस्तान आने के लिए तैयार बैठे थे और उनकी वजह क्या बनी कि वो आ ना सकी। ईरानी नजाद अमरीकी प्रोफेसर वली नसर ने पाकिस्तान पे क्या बम गिरा दिया। और आपसे गुजारिश कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप महसूस करें कि हमारी बात पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बेहतरी की बात होती है तो हमारी ये वीडियो या प्ले लिस्ट में मौजूद जो वीडियो आपको अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस काफिले में शामिल। सबसे पहले बात करेंगे ईरान अमरीका इसराइल जंग में गुज़श्ता रोज़ ताज़ा तरीन मोड़ ये आया कि जब अमरीकियों ने समझा कि वो ईरान की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी हद तक तबाह कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने अपने हदूद से बाहर निकलते हुए ईरान पे नीची परवाज़ें करना शुरू कर दी। और फिर ईरान के डिफेंस सिस्टम ने अमरीकी तैयारों को जा लिया। और अब ऐसी वीडियोज़ बाकायदा सोशल मीडिया पे इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं जिसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि अमरीका के F-35 और अमरीका के F-16 उनके टॉप नॉच जो फाइटर जेट तैयारे हैं उनको ईरान के मिसाइल उनका पीछा कर रहे हैं और एक त्यारे को तो उन्होंने मार गिराया। उसके फौरी बाद चंद सेकंड के अंदर अंदर उस त्यारे का जो अभिनंदन था, जो उस त्यारे का पायलट था, उसने अपने आप को इजेक्ट किया और उस पैराशूट के ज़रिए उसके ईरान की सरजमीन पर लैंड होने की भी तस्वीरी सबूत सामने आना शुरू हो गए। अब इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को और उनकी टीम के लिए मसला ये बना हुआ है कि हमारा अभिनंदन गायब कहाँ हो गया। अभिनंदन मैं इस तनाज़ुर में कह रहा हूँ कि आपको याद होगा फरवरी 2019 में जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अपनी ताकत के जोम में हमला करने की कोशिश की तो फिर पाक फ़िज़ाइया के जवानों ने उन्हें आड़ों हाथों लिया, भारतीय फ़िज़ाइया का हत्यारा मार गिराया और उनका पायलट अभिनंदन पाकिस्तान में पकड़ा गया। फिर उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे और इंडिया और पाकिस्तान तकरीबन जंग के दहाने पर पहुँच चुके थे। इमरान खान ने इंतहाई समझदारी का मुजाहरा करते हुए, हालांकि पाकिस्तान भर के लोग और मेरे जैसे पत्रकार भी इस बात के हक़ में नहीं थे। हमारा कहना यह था कि इमरान खान को अभिनंदन को फौरी इंडिया वापस नहीं करना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के हाथ ये सबूत लगा है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर नाजायज़ हमला किया और पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होकर इंडिया के फाइटर जेट तैयारे ने पाकिस्तान पर हमला किया। और उसका सबूत यह है कि हमने जेट तैयारा भी उनका मार गिराया और उनका पायलट भी हमारे हाथ में है। इस बात की का पूरी दुनिया में चर्चा किया जाना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि इंडिया का किरदार क्या है। लेकिन इमरान खान ने कहा कि अभिनंदन को हमने अगर यहाँ रखा मजीद तो इंडिया और पाकिस्तान में बाकायदा इस इशू पे जंग और इमरान खान ने अभिनंदन को वापस भेजा और फिर पूरी दुनिया में इमरान खान का नाम अमन के पैगंबर के तौर पर लिया गया। वो इमरान खान का फैसला अच्छा साबित हुआ, हालांकि हम ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन लीडर वही होता है जो अपनी आवाम की सोच से भी बहुत आगे की सोचता है। अब इस वक्त अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का अभिनंदन ईरान की सरजमीन पर कहीं लापता है और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बताया जाता है कि गुज़श्ता 24 से 48 घंटों के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने और कोई ख़ास काम किया ही नहीं। वो अपने वाइट हाउस के ऑफिस में बैठे हुए थे और मुसलसल ब्रीफिंग ले रहे थे कि अभिनंदन मिला नहीं मिला, अभिनंदन किधर गायब हो गया, वो कहीं ईरानी फोर्सेज के हत्थे तो नहीं चढ़ गया। और ईरान की गवर्नमेंट के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि अमरीकी पायलट जिंदा हालत में किसी ने पकड़ के ईरानी फोर्सेस के हवाले, ईरान की पुलिस के हवाले, ईरान के सरकारी इदारे के हवाले किया, उसे भारी इनाम दिया जाएगा ईरान की गवर्नमेंट। अब उस इनाम के ऐलान के बाद ईरान के अवाम भी अमरीकी अभिनंदन की तलाश में रेगिस्तानों में भागे फिरते हैं। दूसरी तरफ अमरीकी फोर्सेस के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपने पायलट्स, क्योंकि जहाज़ एक नहीं दो गिरे हैं, एक पायलट का तो जहाज से इजेक्ट होना कैमरे की आंख ने देख लिया, दूसरे के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। इसलिए अमेरिका चाहता है कि इससे पहले कि वो ईरान की फोर्सेस के हत्थे चढ़ें, हम खुद उन्हें जाके बाजियाब करा लें। इस तनाज़र में अमेरिका ने बाकायदा ईरान में निचली सतह पे परवाज़ें तक करनी शुरू कर दी और फिर बताया गया कि
अमेरिका के 2 ब्लैक हेलीकॉप्टर्स ईरान में परवाजें करते हुए देखे गए। और अब अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इस मामले पे दोनों तरफ बाकायदा शदीद लड़ाई शुरू हो चुकी है, जो ईरान की सरजमीन पर है। अब वो इतनी हिम्मत डोनाल्ड ट्रंप में हो गई कि वो ईरान की ज़मीन पे उतरकर अपना पायलट ढूंढ रहे हैं। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो यकीन माने अमेरिका का बहुत भारी नुकसान चंद घंटों के अंदर अंदर हो जाएगा। आप अपने एक पायलट को बचाने के लिए या एक पायलट को बाजियाब कराने के लिए न जाने और कितने अपने फौजी मरवा देंगे। लेकिन चूंकि अब अमेरिका में हालत यह है, जिस तरह गुज़श्ता व्लॉग में आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के वजीर दिफा, जिन्हें वजीर जंग भी कहा जाता है, पीटर हेगसेथ, उन्होंने बयक जुम्बश कलम 3 सीनियर तरीन जर्नैलों, जिनमें 12 सीनियर जर्नैलों, जिनमें 3 सीनियर तरीन जर्नैल और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बताए जाते, उनको मुलाजमत से उन्होंने निकाल दिया या वो रिज़ाइन करके चले गए। क्योंकि इतलात ये हैं कि उन्हें कहा गया था कि आप ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारें, और उनका ख्याल था कि स्ट्रेटजिकली ये कोई अच्छा फ़ैसला नहीं होगा, इसलिए उनके इनकार पे उन्हें मुलाजमत से निकाल दिया गया। अब अगर आप सीनियर तरीन लीडरशिप को खुद ही अपने हाथों से निकाल देंगे और एन जंग के दौरान निकाल देंगे, तो पीछे आपके पास ना तजर्बाकार जर्नैल ही होंगे। और उसका सबूत ये कि ना तजर्बाकार जर्नैलों ने अपना एक पायलट ढूंढने के लिए अपने पता नहीं कितने मजीद फौजी वो मरवा रहे हैं इस वक्त ईरान की। बहरहाल झड़पें तो वैसे भी दोनों तरफ से जा रही हैं, और अब दफाई तज्जियाकार ये तज्जिया कर रहे हैं कि इसराइल का कितना असला इस जंग में खर्च हुआ और कितना बचा पड़ा है, ईरान का कितना खर्च हो चुका और ईरान का कितना बचा पड़ा है। हर तरफ से मुतजाद इतलात हैं, लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि जंग में सबसे पहला कत्ल सच का होता है, इसलिए इस तरह की तमाम इतलात पे यकीन करने को दिल नहीं चाहता। अगर आपने अमली तौर पर देखना है कि कौन किस हद तक अब भी कारगर साबित हो रहा है, तो ईरान का हाथ अब भी अपर हैंड है। ईरान अब भी इसराइल पे टारगेटेड निशाने लगा रहा है, और ईरान का मिसाइल जहां जहां जाकर इसराइल में गिरता है वो अपना हदफ हासिल करके ही छोड़ता है, जबकि इसराइल की तरफ से ऐसी कुछ इतलात नहीं मिल रही। और उनके बड़े दस्ते रास्त अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, वो तो खुद अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं कि उनके अजली इत्तेहादी यूरोप वाले और बरतानिया वाले हैंड्स अप कर चुके हैं। और अब यूरोपियन अखबारात में ऐसे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं जिनमें बताया जाता है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत अरसा पहले अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था, और अब इमरान खान के नक्शे कदम पे चलते हुए आज 5 साल बाद यूरोपियन लीडरान, जिनमें स्पेन का हेड ऑफ द स्टेट सबसे आगे, उसके बाद फ्रांस और फिर बरतानिया और दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ के रहनुमा आज अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं। इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट कहना उस वक्त दुनिया को ग्रां गुजरा था, आज पूरी दुनिया इमरान खान के नक्शे कदम पे चलते हुए डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह रही है। और फिर उन आर्टिकल्स में ये भी लिखा जा रहा है कि लीडर वही होता है जो आगे की सोचे। तो आज के हालात ने यह साबित किया कि इमरान खान यूरोपियन लीडरान से 5 साल अपनी सोच के एतबार से आगे थे। उन्होंने 5 साल पहले ही अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था, और आज 5 साल बाद यूरोपियन कंट्रीज़ और यूरोपियन ममालिक के रहनुमा इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अमेरिका और अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरी टीम काबिल एतबार नहीं, उन्हें एब्सोल्युटली नॉट कह के ही जवाब दिया जाना चाहिए। और अब इस जवाब को दुनिया भर में पजीराई भी मिल रही है। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखें कि हमारे पास ना विजनरी लीडर होने के बावजूद हमने उसे पाबंदे सलासल रखा हुआ है और विदाउट एनी रीज़न रखा हुआ है। अब तक जितनी सज़ाएँ सुनाई गई हैं वो हायर कोर्ट्स में तकरीबन उड़ गई, और बाकी सज़ाएँ जिनमें हायर कोर्ट्स में इमरान खान के वकील जाना चाहते हैं और उन सज़ाओं को चैलेंज करना चाहते हैं, इमरान खान के वकालतनामों पर दस्तखत नहीं कराए जा रहे। बैरिस्टर सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं और टेक्निकल बुनियादों पे इमरान खान के केसेस लड़ते हैं, उनका सियासत लेना देना नहीं, उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे अदालतें तो ये कहती हैं कि आप फलां तारीख को पेश हो जाएं, 6 अप्रैल 9 अप्रैल मुख्तलिफ डेटें दे रहे हैं मुख्तलिफ केसेस के लिए, लेकिन मुझे अपने मुवक्किल से इमरान खान से 3 महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका है, मुलाकात करने ही नहीं दी गई। अगर मैं अपने मुवक्किल से मिलूंगा ही नहीं और इमरान खान से रहनुमाई केसेस के हवाले से नहीं लूँगा तो मैं आकर बहस में हिस्सा कैसे लूँ। हत्ता के बाज़ केसेस में तो इमरान खान के दूसरे वकील खालिद यूसुफ चौधरी 3 बार अडयाला जा चुके हैं, उनके वकालतनामे पे इमरान खान से दस्तखत करा कर नहीं दिए गए। दुनिया इमरान खान की तारीफ़ें कर रही है और हमने इमरान खान को इस तरह दीवार के साथ लगाया हुआ है कि अब उनकी बहन अलीमा खानम को तंग आमद बजंग आमद ट्यूसडे वाले दिन के लिए कॉल देना पड़ी है, और उन्होंने कहा है कि 10,000 जो ओहदेदार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें से जो बंदा आने वाले मंगल को अडयाला जेल के बाहर ना पहुंचा वो अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदे से फारिग समझ। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली खसूसन जुनैद अकबर और उनके साथ MNAs के एक ग्रुप ने गुज़श्ता रोज़ तगड़ा एहतजाज असम्बली के अंदर किया,
और अब वो अपनी क़यादत को ये बता रहे हैं कि अगर आपने इमरान खान की रिहाई के लिए कोई अमली जद्दोजहद का आगाज़ ना किया, कोई लाया अमल तरतीब ना दिया, तो फिर हम अपने तय खुद फैसले करेंगे, यूथ को साथ लेंगे, इंसाफ स्टूडेंट विंग को साथ लेंगे और पाकिस्तान की ख़वातीन जो इमरान खान के अलावा किसी और को अपना लीडर मानने के लिए तैयार ही नहीं, उन्हें साथ लेंगे, बच्चों को साथ लेंगे, हम सड़कों पर निकलेंगे और इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलाएंगे। उधर नाजरीन, ईरान अमेरिका इसराइल जंग के हवाले से ख़बरें अब यूँ बाहर आ रही हैं कि गुज़श्ता हफ्ते जो इस्लामाबाद में एक माहौल बना था कि शायद ईरान अमेरिका इसराइल के कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं और जंग ख़त्म करा दी जाएगी। 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा इस्लामाबाद में बैठे, इसहाक डार इस सारी एफर्ट को लीड कर रहे थे और अब इतलात ये हैं कि शायद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस 2 बार वो पर तोले बैठे थे और वो पाकिस्तान आना चाहते थे। लेकिन इस सूरत में अगर ईरान की तरफ से उनके स्पीकर असम्बली के या और कोई उनका मरकज़ी लीडर इस्लामाबाद के मुज़ाकरात में आकर शामिल हो जाता तो फिर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस भी इस्लामाबाद पहुँचते। लेकिन ईरान ने साफ साफ इनकार कर दिया था इस तरह के किसी भी मुज़ाकराती अमल में शामिल होने से, इसलिए JD वेंस फिर इस्लामाबाद नहीं आए। और अब अमेरिका में मौजूद ईरानी नज़ाद एक प्रोफेसर हैं वली नसर, जिनके तज्ज़ियों को पूरी दुनिया में एहतराम की निगाह से देखा जाता है, उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान की क़यादत में जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो बेसिकली ईरान के लिए एक ट्रैप बिछाया गया था। और ट्रैप ये था कि ईरान के लीडरान जहाँ जहाँ छुपे हुए हैं, जहाँ जहाँ से वो कंट्रोल कर रहे हैं, कमांड एंड कंट्रोल उनका सेंट्रल सिस्टम है जिस पे अमेरिका अब तक नहीं पहुँच सका, उसको ब्रेक करने के लिए ये मुज़ाकरात का ट्रैप इस्लामाबाद में बिछाया गया था कि ईरान के चंद लीडरान वहाँ से निकलेंगे, इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो फिर उनकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी और फिर उन पर हमला करके उन्हें शहीद कर दिया जाएगा। ये ख़बरें अब बाकायदा ज़ेर बहस हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान इस तरह के किसी ट्रैप का हिस्सा था, बल्कि उस ट्रैप को लीड कर रहा था। इंतहाई अफसोसनाक है अगर ऐसी सूरत हाल है तो। दूसरी तरफ नाजरीन, दुनिया हम पे एतबार एक बार फिर करने के लिए तैयार नहीं। अब ताज़ा तरीन वाक़या सुने कि दुनिया ने हमें उधार दिए हुए पैसे, हमारे दोस्तों ने पैसे वापस, मसलन अमारात ने हमसे अपना कर्जा वापस मांग लिया और अबसार आलम जो इस हुकूमत के तर्जमान समझे जाते हैं, मुस्लिम लीग नून के इंतहाई करीब हैं और कभी इसहाक डार के मुशीरों में भी शामिल थे, पेमरा के चेयरमैन भी रहे, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के चहेते सहाफ़ी भी हैं, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान 17 अप्रैल को जो डेडलाइन दी है UAE ने अपने 3-3.5 अरब डॉलर कर्ज के वापस लेने के लिए, पाकिस्तान वो वापस करने जा रहा है। अब कहानी क्या है कि अमारात ने कर्ज वापस मांग लिया क्योंकि सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा अमारात वालों को हजम नहीं हुआ था। सऊदिया ने कर्ज हमसे वापस मांग लिया क्योंकि सऊदिया को लगता है हमने दिफाई मुआहदे की पासदारी नहीं की, जो अभी कुछ अर्सा पहले ही हमने साइन किया था कि पाकिस्तान और सऊदिया के दरमियान डिफेंस पैक्ट साइन हो गया, एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तस्वर किया जाएगा। अब सऊदिया वालों का कहना यह है जब ईरान ने मिसाइल सऊदिया की तरफ भेजे तो पाकिस्तान आगे बढ़कर उन मिसाइलों को रोकने के लिए आगे क्यों नहीं, इसलिए सऊदिया वालों ने भी 6.3 बिलियन डॉलर अपने वापस मांगे। उधर चीन ने कर्ज वापस मांग लिया क्योंकि उसके मुसलसल मना करने के बावजूद हम अफगानिस्तान से लड़ते रहे और अमेरिका से मुआशका लड़ाते हुए हमने चीन को नज़रअंदाज भी किया। बात यहाँ UAE, सऊदी अरब और चीन तक नहीं रुकी, बल्कि IMF वाले भी अब हमें आंखें दिखाने पर आ गए। IMF का भी कर्ज वापस करने का वक्त आ रहा है और रीशेड्यूलिंग मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही है क्योंकि हम अमरीकियों को भी डिलीवर नहीं कर सके और IMF तो अमेरिका की गोद में ही बैठा होता है और अमेरिका को ना हम अफगानिस्तान में डिलीवर कर सके उनकी तवक्कों के मुताबिक और ना ईरान में। अलबत्ता चीन के दबाव में आके अब हमने बाकायदा अफगानिस्तान से दोबारा मुज़ाकरात शुरू कर दी। अब यहाँ अगर हमारे पास बताया जाता है कि 20-21 अरब डॉलर हमारे रिजर्व में, अगर 3-3.5 अरब डॉलर UAE वालों ने वापस ले लिए, जिसका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि हमने वापस देने हैं, 17 अप्रैल की डेडलाइन से पहले पहले हम वापस करेंगे, उसकी कहानी ये सामने आ रही है कि UAE वालों ने ये थ्रेट किया था कि अगर आपने हमारा ये कर्ज वापस ना किया तो फिर UAE में मौजूद आप जितने हुक्मरान हैं, अमीर हैं पाकिस्तान के लोग, उनकी जो अरबों रुपए, अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज़ हैं UAE वो जब्त कर लेगा। अब वो प्रॉपर्टीज़ किन की हैं? या तो रिटायर्ड जर्नलों की हैं, या हमारे इन हुक्मरान ख़ानदानों की हैं, या बड़े बिजनेसमैनों की और बड़े सियासतदानों की। अब हुक्मरान ख़ानदानों में जरदारी साहब का आपको पता है वहाँ बहुत बड़ा सेटअप है। जरदारी साहब को अपने जान के लाले पड़ गए कि मैंने पाकिस्तान से जहाँ कहीं से भी आगे पीछे हाथ पैर चला के, और जिस तरह उन पे इल्ज़ाम होता है कि वो 10% मिस्टर 10% हैं और हर चीज़ में 10% कमीशन लेते हैं, अगर इतनी मुश्किलों से अरबों डॉलर इकट्ठे करके UAE में मैं पहुँचाने में कामयाब हुआ और अब अगर UAE ने गुस्से में आकर वो जब्त कर लिए तो फिर जरदारी साहब सोचते होंगे मैं और मेरा बेटा हम तो सड़क पर आ जाएंगे। यही हाल हमारे मियाँ बिरादरान का है। और फिर इसहाक डार
जो दस्ते रास भी हैं, समधी भी हैं मियां नवाज शरीफ के, और उनके साहबजादे अली डार तो अब चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने के ख्वाब देख रहे हैं। उनके बारे में बताया जाता है कि उनके अपने 2 टावर्स हैं दुबई में, जिन्हें डार सन्स टावर्स कहा जाता है। और फिर अली डार के बारे में बताया जाता था कि वो अपने दोस्तों में ये बताते थे कि इस वक्त भी यूएई में मौजूद सबसे बड़ी रेंट ए कार का सबसे बड़ा फ्लीट अली डार एंड बिरादरान का है, इसहाक डार के बेटों का। और उनका दावा है कि दुनिया में आज तक कोई ऐसी गाड़ी नहीं बनी जो हमारे फ्लीट में ना हो। मतलब उनके पास लैम्बोर्गिनी भी हैं, फरारीज भी हैं, बाकी BMW है और मर्सिडीज वगैरह तो आम सी बात है उनके लिए। इतना बड़ा फ्लीट है उनका दुबई में, और रेंट ए कार का बिजनेस है। अब अगर रेंट ए कार का बिजनेस इतना बड़ा है, जिसके बारे में वो फखरिया कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी कार नहीं अब तक बनी जो हमारे फ्लीट में, हमारे स्टॉक में, हमारे पास मौजूद ना हो, और फिर उनके अपने डार्ट सन्स के नाम से और डार्ट टावर्स के नाम से अपने टावर्स भी हैं, और पता नहीं क्या कुछ इन्होंने वहाँ दबा के रखा होगा। अब अगर यूएई ने इन्हें थ्रेट कर दिया कि हम आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, तो ये मैंडेट जो हुकूमत और इनके सरप्रस्त, इनके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इनके वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, इन्होंने फौरी तौर पर फैसला किया कि $3 अरब वापस कर दें यूएई को, कहीं वो हमारी ज़ाती जायदादें, हमारी प्रॉपर्टी जब्त ही ना कर ले। वरना पाकिस्तान की गवर्नमेंट के में बैठे हुए लोग इतनी आसानी से तो को दिया हुआ कर्ज वापस करने के लिए तैयार नहीं होते। अब अगर तैयार हो गए हैं तो उसकी इसके अलावा और कोई वजह नहीं हो। अल्लाह करे ये $3 अरब भी वापस करें यूएई को, और उसके बाद भी यूएई वाले इनके साथ वही सलूक करें। इनसे पूछें कि हजूर मनी ट्रेल तो दे दें, आपने ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ बना कैसे ली, पाकिस्तान में तो आप टैक्स देते नहीं थे। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगा, बहुत जल्द एक और भी व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह।